यह एक पागल और खूबसूरत लड़की थी। गर्मियों का मौसम था, रात का वक्त था, बारिश हो रही थी। डर की वजह से वह पागल लड़की मेरे सीने से चिपक गई थी। इस बस्ती बारिश में मेरे जिस्म पर चिपकी हुई थी। मेरी नीयत खराब होने लगी थी। वो लड़की दिमागी तौर पर पागल थी। मेरी इस हरकत पर चुपचाप मैं गाड़ी में फुल तेज आवाज में गाने लगाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था और ऐसे में रोड बिल्कुल खाली था। मैं तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी को भगाता जा रहा था। मुझे किसी चीज का भी होश नहीं था। मैं अपने आप में ही गाने गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक ही मुझे एक लड़की हाथ हिलाते हुए बीच सड़क पर रोकने लगी। मैं हैरान हुआ, इतनी रात को भला कौन है जो मुझे हाथ हिलाते हुए रोक रही है। रात के 1 बजे सुनसान रोड पर लड़की का क्या काम था? जरूर या तो वह लड़की किसी मुसीबत में थी या फिर कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। मुझे कुछ डर भी महसूस हुआ क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे हो ही जाते हैं कि यूं सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोककर लूट लिया जाता है। और ऐसे कामों में ज्यादातर लड़कियां ही इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि लड़कियों को देखकर मर्द हमेशा ही कमजोर पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को रोककर इसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है। जैसे ही लड़के को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी को रोका जाता है, आसपास छुपे लड़के इसके साथ फौरन ही बाहर निकल आते हैं और वे गाड़ी वाले को लूट लेते हैं। गाड़ी की लाइट में इसकी रंगत दूध की तरह सफेद चमक रही थी। काले घने बाल जो किस वक्त खुले हुए थे और हवा इसे इधर उधर बिखेर रही थी। मैंने अपनी गाड़ी फौरन ही रोक दी और बाहर निकल आया, जबकि वो लड़की मेरे पास भाग कर आई थी। इसके आने का जो अंदाज था मुझे इस बात से आगाह करा चुका था कि वो लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन दिमागी तौर पर पागल है। मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, भैया मुझे मेरे घर छोड़ दे। देखिए ना कितना अंधेरा हो गया और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। प्लीज भैया मुझे मेरे घर छोड़ दे। इसने मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मैं अपने होश तो इस हसीन लड़की को देखकर ही खो बैठा था। मेरी निगाह उसके ऊपर गई तो जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़की लेकिन दिमागी तौर पर पागल थी और फिर क्यों सुनसान सड़क पर अकेली घूम रही थी। इसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल थे। एक पल को मेरा दिल किया, हाँ क्यों ना इस लड़की की गुलाबी गालों को छूकर महसूस करूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने इस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी। वो लगातार मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। देखो ना कितनी रात हो गई है। ऐसे में मुझे इस बीच सड़क पर लड़की को छोड़ना ठीक भी नहीं लग रहा था, लेकिन अगर मैं इस लड़की को लिफ्ट देता तो यकीनन मैं बहक सकता था। मैं ज़रूर इसके साथ गलत कर जाता क्योंकि मेरा दिल मेरे ख्वाबों में नहीं था। मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसा रहा था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपना सर हिलाने लगा और मैं वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने लगा क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि मेरी नीयत इस पर ख़राब हो गई है और मैं इसके साथ थोड़ी देर और रुकता तो मैं कुछ कर जाता और ये मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पाया था कि दूर से कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। डर की वजह से वो लड़की मुझसे लिपट गई थी। रोते हुए कहने लगी, प्लीज़ भैया मुझे मेरे घर छोड़ दो। मेरी माँ परेशान हो रही होंगी। इसकी आंखों में डर की वजह से आंसू चमकने लगे थे। इसकी आवाज़ भी रोने की वजह से भारी हो गई थी। इस वक्त वो इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि मुझे इस पर अचानक ही प्यार आ गया। मैंने इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे डर की वजह से मुझसे लिपटी हुई थी। अब मैं अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरी पकड़ इस लड़की की कमर पर मजबूत होती चली गई। अचानक ही मेरे लफ्ज़ इसके गालों तक चले गए। इसके गुलाबी गालों पर मैंने अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। मेरी पकड़ मजबूत से मजबूत होती जा रही थी और वो मेरी बाहों में सिमटती जा रही थी, जबकि मैंने इसे और भी जोर से खींच लिया था। जी चाहा मैं इस प्यारी सी लड़की को अपने अंदर कहीं संभाल लूं, जबकि वह अब मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी और अब की बार मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन इसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर इसका नाम पूछा था।
मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, मुझे ये तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मेरा नाम तो मेरी अम्मी ने रखा है, मेरा नाम राफिया है, आपका नाम क्या है। वह सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि बोलने में भी मासूम थी। इसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था, इसलिए वह बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। मैं तो हैरान था, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने इससे इसके घर का पता पूछा तो वह अपने बैग से कुछ निकाल कर मेरे हाथ पर रख चुकी थी। मैंने देखा तो उसके घर का एड्रेस था, साथ में ये दरख्वास्त की गई थी कि अगर आपको राफिया ये लड़की कहीं मिले तो खुदा के लिए इसको घर तक पहुंचा देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यकीनन इसके घर वालों ने ही इसके बैग में ये पर्ची डाली होगी, शायद वे लड़की पहले भी कई बार गुम चुकी थी और इसलिए इसके बैग में इसके घर वालों ने ये पर्ची डाल दी थी। कोई ना कोई इसे इसके घर तक छोड़कर आ जाता होगा। इसका घर कुछ ही दूरी पर था। मैंने कुछ सोचकर इसको लिफ्ट दे दी, लेकिन मेरी ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही वह गाड़ी में बैठी इससे पहले ही हवा के झोंके से इसका दुपट्टा उड़कर दूर जा गिरा। ये बिना दुपट्टे के ही अब मेरी गाड़ी में बैठ चुकी थी और इसका खूबसूरत जिस्म मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैं कोई मजबूत कैरेक्टर का मालिक ना था, यूँ कहना चाहिए कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी थी। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों से दोस्ती रख चुका था और यह दोस्ती मेरे हर हद पार कर जाती थी। लड़की के साथ ताल्लुक में लड़की की मर्जी से ही बनाता था, लेकिन यह पहली लड़की थी कि बिना मर्जी के ही मैं इस पर दिल बेईमान करने के लिए उकसा रहा था। वह गाड़ी में बैठ चुकी थी, अपनी नाखूनों को चबाते हुए वे खिड़की से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये खूबसूरत गलती कर लेनी चाहिए। मैं खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि वे लगातार मुझसे कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी, जबकि मेरी गंदी निगाहें इसके जिस्म के आर पार हो रही थी और इसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा था। मैंने अचानक ही गाड़ी को सुनसान जगह पर रोक दिया। वो कहने लगी, भैया आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी, यहाँ तो कहीं भी आसपास मेरा घर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में ही हम घर चलेंगे। ये कहते हुए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर आ गया था। धीरे धीरे मैं इसके करीब होता चला गया और देखते ही देखते मैं इस पर पूरी तरह हावी हो गया था। पहले तो वे कुछ समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जब मैं हद से ज्यादा बढ़ गया तो वे पूरी तरह कांप उठी थी। रोती रही, चिल्लाती रही, मेरे नीचे से निकलने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसको इस तरह से काबू किया हुआ था कि वे मेरी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वो लगातार एक ही बात कह रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अम्मी के पास जाना है। लेकिन मैंने इसे छोड़ने के लिए लिफ्ट नहीं दी थी। मैं तो उसके साथ कुछ और करना चाहता था और देखते ही देखते मैंने उसके साथ वह सब कुछ कर दिया जिसके बारे में शायद मैंने सोचा भी नहीं था। आज से पहले मैंने कभी भी बिना लड़की की मर्जी के कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आज जिंदगी में ये मैं पहली बार था। शैतान मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। थोड़ी देर बाद ही मैंने इस लड़की को थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया, लेकिन इस बात का ख्याल किया था कि इसे इसके घर के करीब ही छोड़ूं। इसे गाड़ी से उतार कर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हुआ घर आ गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बेचैनी भरी हुई थी। आज जो कुछ भी मैंने किया था मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर शर्मिंदगी मुझे मार रही थी। वो मासूम दिमागी तौर पर पागल लड़की मेरी हवस का शिकार हुई थी। इस लड़की के साथ बिताए गए पल का नशा अब भी मेरे दिमाग पर सवार था, जिसे मैं निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। घर आया तो मुझे मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहने लगी, इरफान इतना लेट कैसे हो गए, तुम्हें तो आने में ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 बज जाते हैं, लेकिन आज तो 2 बजे वापस आए हो। माँ की बात सुनकर एक पल को मेरे सामने इस लड़की का खूबसूरत बदन घूम गया, लेकिन मैंने फ़ौरन से वे ख्याल झटक दिया और माँ के सामने ये बात बिल्कुल भी जाहिर नहीं की कि मैं इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ। अगर मेरी माँ को ज़रा भी शक हो जाता तो मेरी माँ खुद को ख़त्म कर लेती या फिर मेरी ही जान ले लेती। मेरी माँ ने कभी भी ऐसी परवरिश नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गलत राह पर चल पड़ा था। मेरी माँ को अपनी परवरिश पर बड़ा ही भरोसा था। माँ की नज़र में मैं एक बहुत ही शरीफ बच्चा था और मेरी माँ को मुझ पर बड़ा ही फ़क्र था। मैं जल्दी से अपनी माँ से नज़रें चुराने लगा। मैं नहीं चाहता था मेरी माँ को पता चले कि आज मैंने एक लड़की की इज्जत ख़राब की है। और फिर खुदा
खुदा ने मुझे भी 2 बहनें दी थी। मेरी माँ इस बात के खिलाफ थी कि किसी भी लड़की के साथ ज्यादती ना की जाए। माँ कहने लगी, अच्छा ऐसा कर, हाथ मुँह धोकर आ जा, मैं खाना गर्म करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कह दिया कि माँ, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, आप जाकर सो जाएं। मैं अपने कमरे में आ गया था। तबीयत अजीब सी भारी भारी हो रही थी। हर पल मेरी आंखों के सामने राफिया लड़की आ रही थी। इसकी दर्द बड़ी सुस्कियाँ मुझे सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे मेरी आंख लगी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी आंख दोबारा खुल गई थी। मैं लगातार इस लड़की के बारे में सोच रहा था। न जाने वे लड़की अपने घर पहुंच पाई होगी या नहीं, या फिर कहीं किसी और ने तो मेरी तरह इसका साथ जुल्म ना किया हो। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे साबित हुई। रात के आखिरी पहर में बहुत ही बेचैन होकर उठा था। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और वापस इस रास्ते पर चलने लगा जहाँ पर मैंने इस लड़की को छोड़ा था। मेरा दिल अजीब ही हालत का शिकार था। मैं जानता था अगर मुझे वहाँ पर किसी ने इस लड़की के साथ देख लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाती और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाना था। लेकिन मुझे इस वक्त किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी और ना ही कोई डर था। मुझे बार बार इस पागल लड़की का मासूम चेहरा याद आ रहा था। मुझे तो इस पागल लड़की का ख्याल था। मैं फ़ौरन ही इस रास्ते पर पहुंच गया, लेकिन वहां जाते ही मेरा दिल बंद होने लगा क्योंकि वो लड़की वहां पर मौजूद ही नहीं थी। मैंने इधर उधर उसे ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, शायद उसके घर वाले उसको लेकर जा चुके होंगे। लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि रात के इस वक्त इसके घर वाले अगर इसके पास तक ना पहुंचे हों तो, और इससे पहले मेरा जैसा ही कोई दरिंदा इस लड़की के पास पहुंच गया हो तो कहीं किसी और ने इस लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना ना बना लिया हो, कहीं इसे कोई अपने साथ ना ले गया हो। इस लड़की का क्या हुआ होगा, ये ख्याल ही मेरी जान लेने के लिए बहुत था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस लड़की को इसके घर तक इज्जत के साथ पहुंचा कर आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस मासूम लड़की की इज्जत को तारम तार कर दिया। मैं बोझल दिल से घर वापस आ गया। सुबह तक मैं जागता रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ऑफिस के वक्त भी मैं बिल्कुल खामोश था। मेरी माँ ने मेरे आगे खाना रखा तो मैंने खामोशी से वो नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर ये गलत कदम उठा चुका था, लेकिन मेरा दिल अब मुझे अंदर ही अंदर बुरा भला कह रहा था। मेरे ऑफिस कलीग ने भी मेरी इस उदासी को महसूस कर लिया था। वे कई बार पूछ चुका था कि यार सब खैरियत तो है, तेरे घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मैं बहुत ही शौक मिजाज का लड़का था, हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाता था और फिर जाते ही पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेता था। बॉस भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। अगर मुझसे ज़रा सी कोई गलती भी हो जाती तो मुझे माफ़ कर देते क्योंकि मैं इनका पसंदीदा एम्प्लॉय था। मेरी वजह से ऑफिस के और लोगों का दिल भी लगा रहता था, लेकिन मुझे खामोश देखकर सब लोग ही हैरत का शिकार थे। मैंने पूरा दिन किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। शर्मिंदगी के एहसास ने मुझे इस तरह घेरा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। छुट्टी हुई तो मैं घर आ चुका था। मेरी माँ भी बार बार मुझसे यही पूछ रही थी कि इरफान सब खैरियत तो है ना, तू इतना परेशान क्यों हो, आज तू फिर से लेट आया है, कल भी लेट आया था और आज भी इतनी देर तक। ऑफिस से छुट्टी तो तेरी 5 बजे हो गई थी। लेकिन मैं घर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने लगातार मेरी बहनों का चेहरा आ रहा था। वो पागल लड़की भी तो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक अपना सर हाथों में दबाए बैठा रहा। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। थक हार कर जब घर आया तो मेरी माँ का यह सवाल पूछना बनता था। मेरी माँ की तरफ एक नज़र देखा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद अचानक ही मैं रो पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक ऐसा गुनाह किया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। मेरी गर्लफ्रेंड निशा का भी कई बार फ़ोन आ चुका था, लेकिन मैंने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। मुझे बार बार राफिया का ही ख्याल आ रहा था। कितनी मासूम सी लड़की थी, कैसे मुझे भैया कहकर बात कर रही थी और मैंने क्या किया, इसकी इज्जत को ही तारमतार कर दिया। कैसे चीखती हुए मुझसे हाथ जोड़ कर कह रही थी भैया मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी थी। मैं इतना कैसे गिर सकता था, पता नहीं मेरे अंदर इतनी हवस क्यों भर गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड निशा मेरे एक इशारे पर मेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाती। फिर मैंने इस लड़की से ही अपनी हवस क्यों बुझाई, मेरे ऊपर शैतान सवार क्यों हुआ था।
मैं अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े हुआ था, खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी पल में खुद को बहला नहीं पा रहा था। इस बात को 2 दिन गुजर गए, लेकिन इन 2 दिनों में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। शायद यही मेरी सज़ा थी कि मैं पूरी रात जागते हुए गुजार देता। वक्त का काम है गुजर जाना, और वह अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन अभी तक दिमाग से राफिया नाम की लड़की नहीं निकल पाई थी। मैं रोज़ रात को इस रोड पर ज़रूर जाता था जहाँ पर मैंने इसे छोड़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता कि एक बार मैं इस लड़की को देख लूँ, अपनी आंखों से तसल्ली कर लूँ कि वो लड़की अब ठीक है या नहीं, लेकिन वो लड़की मुझे दोबारा नहीं मिली थी। मैंने रातों को अब सोना छोड़ दिया था, मेरा खाना पीना भी अब छूट चुका था। पहले जो मैं हंस हंस कर बातें किया करता था, बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया। सब लोग ही मेरी हालत देखकर परेशान थे और अब तो नाराज़ भी रहने लगे थे। मेरी माँ तो कई बार मुझसे इस बात की शिकायत कर चुकी थी कि तुझे हुआ क्या है, तूने तो बोलना ही छोड़ दिया है, आखिर तुझे परेशानी क्या है, कम से कम मुझे तो बता दे, मैं तेरी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगी। मेरी बहनें भी मुझसे कई बार सवाल कर चुकी थी कि भैया आपको हुआ क्या है, आप हमसे बात क्यों नहीं करते, आप न बात करते हैं न हंसते हैं। मुझे अपनी बहनों को देखकर इस लड़की का चेहरा और भी तेजी से याद आता, लेकिन मैं अपने अंदर छुपे इस एहसास को किसी को बता भी नहीं सकता था। और मुझे आखिरी रास्ता अब यही नजर आया कि मैं अपने किए गए गुनाह की माफ़ी खुदा से जाकर मांग लूं। हो सकता है खुदा मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरे दिल को चैन आ जाए। मैं न जाने कितने वक्त के बाद मस्जिद गया था, वहाँ मैंने कितनी देर तक नमाज में अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांगी थी। रो रो कर मैंने कहा कि अल्लाह मेरे किए गए गुनाह को माफ़ कर दे और इस लड़की को मेरी एक मुलाकात करवा दे। मैं इससे भी माफ़ी मांग लूँगा तो शायद मेरे बेचैन दिल को सुकून आ जाए। कहने को तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया था, लेकिन मैं अपनी गलती मानता था और मैं इससे माफ़ी भी चाहता था। लेकिन इससे पहले मैं इस लड़की को अपनी आंखों के सामने सही सलामत भी देखना चाहता था और इसे अपने सामने बिठाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वह लड़की मुझे नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। रात भर इस लड़की के बारे में सोचते सोचते मैं कब नींद में गुम हुआ मुझे पता ही ना चला। बहुत दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं हैरान था कि मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई और मैं कैसे सो गया। भला मैं दिन भर कितना भी काम करता, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मैं बहुत हैरान था। खैर, मैंने सारी चीज़ों को अपने बैग में जल्दी जल्दी डाला और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। आज मैं बहुत लेट हो चुका था। भले ही मैं ऑफिस में बॉस का पसंदीदा एम्प्लॉय था, लेकिन रेगुलर टाइम से ना आने वाले एम्प्लॉय से बॉस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल आया। लेकिन ऑफिस में दाखिल होते ही जो खबर मुझे मिली, मैं एक पल को डर गया था। मुझे बताया गया कि बॉस काफ़ी देर से तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं और मुलाकात करना चाहते हैं। एक पल के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। मैंने यही गहरी सांस ली और ख़ुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सोचा शायद मेरे देर से आने की वजह से बॉस मुझसे नाराज़ हो गए होंगे और अब मुझे डांट पड़ने वाली थी। मैंने खुद को डांट के लिए तैयार किया और धीरे से बॉस के कैबिन पर दस्तक दी तो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने गहरी सांस ली और उनके कैबिन में दाखिल हो गया, जबकि वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने अंदर आते ही इन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फ़ौरन ही अपनी प्रॉब्लम भी बता दी कि आज मुझे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी, सो इसलिए मेरी आंखें नहीं खुल पाईं। देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूँगा। जबकि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर झटके से सर हिलाया और उठाया था और मेरी बात पर सर हिलाते हुए कहने लगे, अरे नहीं इरफान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लेट हो, बल्कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ बैठ जाओ। आज इनके बोलने का अंदाज़ बहुत ही नरम था। वैसे भी वे मुझसे बहुत ही नर्म लफ्ज़ों में बात करते थे, लेकिन आज तो इनके बोलने में कुछ अलग ही बात थी। मैंने अपने सर को हैरान नज़रों से देखा कि आज इन्हें हुआ क्या है और वो मुझसे ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं। मैं ना समझी की हालत में उन कुर्सी पर बैठ गया और बॉस के बोलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर तक बॉस अपने अंदर बोलने की हिम्मत पैदा करते रहे, फिर वो कहने लगे, देखो तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैंने जब से तुम्हें जॉब पर रखा है मेरे लिए तुम हमेशा ही लकी साबित हुए हो। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी बात करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें ना डांटा है और ना ही किसी गलती पर तुम्हें सज़ा दी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आज मैंने किसी ख़ास मकसद के लिए तुम्हें चुना है। मुझे बॉस की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही बात को घुमा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई भी बात करने के लिए बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा
कि आपके प्रॉब्लम को हल कर दूं। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगा, देखो इरफान, मुझे तुमसे ये बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात को ठुकराओगे नहीं, बल्कि मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। मैंने सर को बोलने का इशारा किया। उन्होंने मेरी तरफ एक बार फिर देखा और कहने लगे, इरफान, मेरी एक बहन है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। मैंने बॉस को हैरान नज़रों से देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? बॉस कहने लगे, हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी बहन के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और बाद में जब मैं कहूँ तो तुम इसे छोड़ देना। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे बहुत बड़ी वजह है। इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, लेकिन किसी ने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगती है। बहुत ही प्यारी सी बहन है मेरी, लेकिन जब से इसके साथ किसी ने जुल्म किया है वो एकदम बीमार से होकर रह गई। इसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। इसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद भी दिलाई है कि वो ठीक हो सकती है। इसकी हालत भी ठीक होती जा रही है। 5 दिन हो गए हैं और मेरी बहन ने कुछ भी नहीं खाया पिया। जब से किसी दरिंदे ने इसके साथ जुल्म किया है वो बिस्तर से लग गई है। रातों को चीखे मार कर उठ जाती है। दिन में मेरी गुलाब जैसी ही मेरी बहन मुरझा कर रह गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये अपने साथ हुए जुल्म को भूल सकती है, और इसके अलावा डॉक्टरों को ये उम्मीद है कि शादी होने के बाद इसका दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। तुम ही एक ऐसी इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब मेरी बहन पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो तुम बेशक इसे छोड़ देना। मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर अपने ऑफिस में जगह दे दूंगा। इसके अलावा भी मेरी बहन की हिस्से की जितनी भी प्रॉपर्टी है वह भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस मेरी बहन को मरने से बचा लो। अगर इसका यही हाल रहा तो वो कुछ ही वक्त की मेहमान है। मैं अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल छोटी सी थी जब मेरे पापा ने मेरी बहन को मेरी गोद में दिया था। मेरे पैदा होने के 10 साल बाद मेरी बहन पैदा हुई थी। मेरी बहन सिर्फ 1 साल की थी कि पापा को एक लाइलाज बीमारी हो गई। इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला है, लेकिन इसके पागलपन का किसी ने फ़ायदा उठाया और इसके साथ जुल्म कर दिया, और अब मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में एकदम ही हलचल सी मच गई थी। मैंने अचानक ही बॉस की तरफ देखा और इनसे जल्दी से सवाल किया, आपकी बहन का नाम राफिया है? मेरे सवाल पर वो एकदम से चौंक गए और कहने लगे, हाँ, मेरी बहन का नाम राफिया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? जबकि मैंने जल्दी से आंखें बंद करके मन ही मन खुदा को याद किया और शुक्र अदा किया कि इसने मुझे राफिया से मिला दिया। मैंने बॉस की तरफ सर हिलाते हुए शादी की रजामंदी दे दी कि मैं राफिया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो मैं अभी के अभी इससे शादी कर सकता हूँ। मेरी ये बेताबी देखकर सर बहुत हैरान थे। कहने लगे, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? और तुम मेरी बहन को क्या पहले से जानते हो? जबकि मुझे अपनी अचानक जल्दबाजी पर अफसोस हुआ, क्योंकि मेरे बॉस बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम राफिया को कैसे जानते हो, और जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि मुझे एक बार आपकी बहन रास्ते में मिल गई थी और इसने अपना नाम राफिया बताया था। बहुत ही मासूम सी थी, इसलिए मुझे इसका नाम याद आ गया। बॉस मेरी बात सुनकर धीरे धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। अक्सर घर से निकल जाती है, रोड पर घूमती रहती है। ऐसे ही वह रोड पर घर से थोड़ा दूर चली गई थी और किसी दरिंदे ने इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लिया। इस हादसे ने इसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। वो एकदम खामोश हो गई है। कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करे या छूना चाहे तो वो चीखने लगती है। इसकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए ताकि इसको कोई संभालने वाला हो। इसे इस वक्त किसी सपोर्ट की ज़रूरत है और इसके साथ साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी की भी ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन ही इन्हें अपनी रजामंदी दे दी और इन्हें शादी की तारीख भी दे दी। 15 दिन बाद ही मेरी शादी राफिया से तय हो गई। मेरी माँ और मेरी बहनें तो हैरान थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, ऐसे तुम कैसे इतनी जल्दबाजी में शादी कर सकते हो? न लड़की देखी, न इनके घर वालों की जान पहचान की, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? और जब मेरी माँ को पता चला लड़की दिमागी तौर पर पागल है तो मेरी माँ तो गुस्से में पागल हो गई। कहने लगी, ऐसे कैसे मैं एक पागल लड़की को अपनी बहू बना सकती हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इरफान, कहीं तुम भी पागल तो नहीं हो गए? एक बार फिर सोच लो। तुम एक पागल
लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे ये तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं राफिया को कैसे संभालूंगा, और मैं इस बात से डरा हुआ भी था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो मेरे साथ किस तरह का रवैया करेगी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं इससे शादी ज़रूर करूँगा, मुझे किसी न किसी तरह से तो इसे संभालना ही था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैंने इस मासूम लड़की की ज़िंदगी को ख़राब किया था और अब मुझे ये ऐसी ज़िंदगी की तरफ लाना था। 15 दिन पर लगा कर उड़ चुके थे और वो दिन भी आ गया जब राफिया मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी। इधर मेरे माँ बाप भी शादी के लिए राज़ी नहीं थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं जाने वाली। भला मेरा इकलौता बेटा और उसकी शादी में एक पागल लड़की से करा दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को अपने मरने की धमकी दी तो मजबूरन मेरी माँ को मानना पड़ा। हम लोग बारात लेकर अपने बॉस के घर पहुंच चुके थे। सारी रस्में बहुत ही आराम से हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर सेहरा लगाया हुआ था ताकि वे मेरा चेहरा न देख पाए। बॉस ने बताया था कि जब से राफिया को खबर मिली है कि इसकी शादी होने वाली है, जैसे वे अपनी गुड़िया की शादी करती है ठीक वैसे ही तब से राफिया की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी है। वे अपने साथ किए गए जुल्म को धीरे धीरे भूलने लगी है। मैंने भी राफिया को देखा तो इसकी चमकती हुई रंगत और ठंडी पड़ चुकी थी, आंखें इसकी सूजी सूजी सी लग रही थी। राफिया की हालत देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बार बार मेरे चेहरे को छूकर खुश हो रही थी। मैं जानना चाहता था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो इस तरह दोबारा कभी खुश नहीं होगी। मेरी बॉस ने मेरे आगे हाथ जोड़कर दरखास्त की, मेरी बहन का ख्याल रखना, जाने अनजाने में अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। मैंने अपने बॉस के हाथों को थाम कर इन्हें यकीन दिलाया था कि आप बेफिक्र रहें, अब राफिया मेरी बीवी है, आपकी बहन के साथ साथ वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है। मेरे इस तरह यकीन दिलाने पर राफिया की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे दुआएं दी और कहने लगे, आज के ज़माने में ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, तुम बहुत अच्छे काबिल इंसान हो। मुझे इस तरह अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं राफिया का हाथ पकड़कर इसे अपनी गाड़ी तक ले आया। आज मेरी ज़िंदगी की हसीन रात थी, लेकिन जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी शायद इसे इस रात का मतलब भी नहीं पता था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सोचने के ठीक मुताबिक जैसे ही राफिया ने मेरा चेहरा देखा वो बार बार चीखती चिल्लाती मुझसे दूर हटने लगी। बार बार ना में सर हिलाते हुए एक ही बात बोल रही थी कि नहीं मेरे करीब मत आओ, मुझे परेशान मत करो भैया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे करीब मत आओ। मुझे फिर से वही रात याद आ गई थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गया। जब वो चीख चीख कर थक गई तो मेरे पास ही बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरे साथ वे काम अब दोबारा मत करना, मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मैंने उनके चेहरे पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा राफिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मुझे माफ़ कर दो, इस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ हैवानियत बरती। अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते कहते मैंने राफिया के आंसू अपने हाथों से साफ किए, इसके सर को अपने सीने से लगा लिया। वो भी शायद रोते रोते थक चुकी थी और मेरे सीने से लग गई थी। वो अब भी सुबक रही थी, सुसक रही थी। इसके मुंह से यही निकल रहा था, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। राफिया की ये सिसकियाँ सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने तो ऐसी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया था जिसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसको अपना होश भी नहीं था। मैं काफ़ी देर तक इसे अपने सीने से लगाए बैठा रहा। ये रात मेरे लिए बहुत ही दर्द भरी थी, क्योंकि मेरी बीवी मेरी बाहों में रात भर सुसकती रही थी। अगली सुबह तक इसकी हालत काफ़ी ठीक थी, ना वो अब रो रही थी ना ही कुछ बोल रही थी, बस मुझे ही देख रही थी। मैंने इसको प्यार से अपने पास बिठाया, इसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, राफिया इस दिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए इस दिन मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया था, लेकिन देखो आज की रात मेरी तबीयत ठीक थी और मैंने तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं किया। अब तुम मेरी शिकायत किसी से भी मत करना, और अगर तुम मेरी शिकायत किसी से नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट ला कर दूंगा। मैं इसे इस बात के लिए मनाना चाहता था कि कहीं मैं किसी के सामने ये ना कह दे कि मैं वही दरिंदा इंसान हूँ जिसने इसकी इज्जत ख़राब की थी। चॉकलेट का नाम सुनकर वो फ़ौरन ही मान गई और खुश होते हुए कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं आपकी शिकायत भैया से नहीं करूँगी और ना ही अपनी अम्मी को बताऊँगी, लेकिन आप मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा। फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि अब आप मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे, मुझे दर्द भी नहीं दोगे। मैंने कहा, राफिया मैं तुम्हें कभी भी कोई दर्द नहीं दूँगा, तुम हमेशा मेरे
साथ रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूँगा। अब वो मेरे ऊपर यकीन करने लगी थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 5 दिन गुजर चुके थे। राफिया मुझसे धीरे धीरे अब बात भी करने लगी थी, लेकिन इसकी बातों में वही मासूमियत होती थी। मैं इसका बहुत ख्याल रखता था, इसकी सारी बातें मानता, रोज़ इसके लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आता। अब राफिया मुझसे खुश रहने लगी थी, मेरी सारी बातें मानती थी। मेरी माँ का दिल भी इसकी मासूम हरकतों से पिघल गया। वह भी राफिया का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बहनों के साथ वे काफ़ी घुल मिल गई थी। मेरे घर का माहौल राफिया को बहुत पसंद आया। अब तो वो अपने घर भी जाना पसंद नहीं करती थी। रात को भी वह हमेशा मेरे पेट पर मेरे साथ लगकर ही सोती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाया करती थी। लेकिन अब मुझे राफिया के छूने पर भी कोई एहसास नहीं जागते थे। शायद मेरे अंदर की हवस ख़त्म हो गई थी। मैं इसे किसी कांच की गुड़िया की तरह अपने बाहों में संभाल कर इसके सर को सहलाते हुए सुला देता था, और जब वो सो जाती तो उसके सर के नीचे से अपना हाथ निकाल कर मैं भी सो जाता। लेकिन एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। जब मैं सोचता हूँ कि राफिया के साथ मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जब भी मुझे इस बात का ख्याल आता मेरा दिल बेचैन हो जाता था, क्योंकि बॉस के साथ मेरी यही बात हुई थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब मेरा दिल इसको छोड़ने का नहीं करता था। राफिया मेरे दिल की धड़कनों में रहने लगी थी, मेरे ज़िंदगी में खून बनकर दौड़ने लगी थी। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बॉस से बात करूंगा कि राफिया अब मेरी बीवी बनकर रहेगी। और जब मैंने अगले दिन बॉस से बात की तो वो बहुत हैरान हुए, कहने लगे, इरफान ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। मैं तो ये सोच कर ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात की थी कि कोई भी गैरतमंद लड़का कभी भी ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करेगा जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो, और तुम सब सच्चाई जानते हो। इसके बाद भी तुम राफिया को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने बॉस को नहीं बताया था कि राफिया की इज्जत खराब करने वाला मैं ही इंसान था, और मैं पूरी जिंदगी इस बात को अपने दिल में ही राज बना कर रखना चाहता था। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर घर आ चुका था। पहली बार मैंने राफिया को अपनी बाहों में समेट कर उसको महसूस किया था कि राफिया अब मेरी सिर्फ मेरी है, मुझसे कहीं भी दूर जाने वाली नहीं है। राफिया कहने लगी, क्या बात है इरफान, आज आप मुझे इस तरह गले क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाऊंगा। राफिया खुशी से चहकने लगी और फौरन ही मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दवाइयों से और मेरी मोहब्बत से राफिया पर बहुत असर पड़ा। राफिया धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और कुछ ही महीनों में इसकी हालत एकदम ठीक हो गई थी। और इस रात भी मैं राफिया को अपने साथ लगाए सुलाने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे अपनी गर्दन पर राफिया की होठ महसूस हुए। मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में नशा उतरा हुआ था। मैंने कहा, क्या हो गया है? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा था तो मैंने तुम्हें प्यार कर लिया। ये कहते हुए इसने मुझे फिर से चूमना शुरू कर दिया। राफिया की यह हरकत देखकर मैंने भी अचानक ही राफिया को अपनी बाहों में कसकर समेट लिया। राफिया की मर्जी में समझ चुका था आज की रात हमारी खुशियों भरी रात थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत थी और आने वाली जिंदगी बस खुशियों से भरी थी, जहां गम का साया भी नहीं था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।